कैसरगंज, रायबरेली, अमेठी, ये 3 सीटें ऐसी हैं जहां 5वें चरण में मतदान होना है और 25 तारीख को वोट डाले जाने हैं। 3 तारीख को नामांकन करने का आखिरी दिन है। आपने देखा होगा जो रायबरेली अमेठी सीट कांग्रेस 2019 तक, मुझे जहां तक याद आता है, तब तक ये सीट जब कांग्रेस की पहली सीईसी या चुनाव कैंडिडेट फाइनल करने के लिए बैठक होती थी, कर देते थे, बिल्कुल कोई देरी नहीं होती थी। कैसरगंज से बीजेपी ज़्यादातर समय में देरी नहीं की है, लेकिन इस बार वहाँ भी अलग। पहले मैं बात करूँगा रायबरेली और अमेठी। महेंद्र जी, क्या समीकरण बन नहीं पा रहे हैं जो रायबरेली और अमेठी में कांग्रेस को इतनी दिक्कत आ रही है? वहां पर तो समाजवादी पार्टी ने साथ दे दिया है। नहीं, देखिए, मुझे जो लगता है कि अभी तक जो है ये दोनों सीटें जिसको हम गांधी नेहरू परिवार का गढ़ मानते थे, 2019 में निश्चित रूप से अमेठी में झटका लगा, लेकिन उसके बाद भी मुझे लगता है कि बहुत ही ये चुनाव जमीनी स्तर पे लड़ा जा रहा है। हर फेज वाइज जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी से लड़ते लड़ते शायद इन लोगों ने कुछ सीख ली है, और पूरा का पूरा हर फेज वाइज कि किस तरीके से कैंडिडेट घोषित किए जाए, किस तरीके से जो है चुनाव लड़ा जाए, ये जो अपोजिशन है, खासकर इंडिया अलायंस, वो कोशिश कर रहा है कि किस प्रकार से ऐसी राजनीतिक चुनावी रणनीति बनाई जाए जिससे भारतीय जनता पार्टी को आश्चर्यचकित किया जाए, जो हमेशा से भारतीय जनता पार्टी का एक डोमेन रहा है कि वो अपने निर्णयों से अपोजिशन को आश्चर्यचकित करती है। तो ये शायद उन्हीं से सीखते हुए ये कोशिश की जा रही है कि ये सस्पेंस बनाया जाए। जिस तरीके से कांग्रेस की सीईसी की मीटिंग होती है, उसके बाद इसकी दोनों सीटों की घोषणा की जिम्मेदारी जो है कांग्रेस प्रेसिडेंट खड़गे पे छोड़ दी जाती है, ऐसे साफ लगता है कि मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। मुझे लगता है कि ये एक रणनीति है, कोशिश है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को, खासकर ये पूरा मध्य उत्तर प्रदेश में चुनौती दी जा सके, क्योंकि ये दोनों सीटें बहुत महत्वपूर्ण हैं, खासकर अगर हम कांग्रेस के नजरिए से देखें तो। और कांग्रेस पूरी सोच समझ के, मेरा जो अनुमान है, वैसे आज के दिन में किसी भी इस तरीके से अनुमान लगाना काफी कठिन है, लेकिन मुझे लगता है कि गांधी परिवार का ही कोई जो है इन सीटों पे चुनाव लड़ेगा। तो ये कोशिश है कि भारतीय जनता पार्टी को एक सरप्राइज एलिमेंट देने की, और अगर वो चुनाव नहीं लड़ते हैं तो इसका मतलब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को, खासकर मध्य उत्तर प्रदेश और पूर्वांचल में भारतीय जनता पार्टी को और अपने कार्यकर्ताओं को, या जो इंडिया गठबंधन है उसको, उनके कार्यकर्ताओं को जो है वो मोटिवेट करने में, उनको बूथ तक लाने में इतनी आसानी से इंडिया गठबंधन सक्षम नहीं होगा। वहीं दूसरी तरफ निश्चित रूप से जिस प्रकार से स्मृति ईरानी एक रोड शो कर चुकी हैं, कई दौरे हो चुके हैं बड़े बड़े नेताओं के अमेठी में और रायबरेली में, और इसके साथ साथ कन्नौज जो अखिलेश यादव ने घोषित की है, तो ऐसे में अगर हम पारंपरिक दृष्टिकोण से अगर हम चुनाव का विश्लेषण करें तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए अलायंस जो है काफी आगे दिखाई देता है इंडिया अलायंस से। लेकिन अगर हम देखें कि मुझे जो लगता है कि जिस प्रकार से 2014 हो या 2019 हो, ये ऐसा पहले से ही प्रतीत होने लगा था कि एक तरफा चुनाव है। कुछ मुद्दे हमेशा एक, अगर 2014 की बात करें तो एक कांग्रेस सरकार में जो है पॉलिसी पैरालिसिस की बात हो रही थी, भ्रष्टाचार की बात हो रही थी। एक नई उम्मीद प्रधानमंत्री मोदी जो भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री के उम्मीदवार थे, उनपे एक आस जगी थी, और पूरा चुनाव जो है भ्रष्टाचार और पॉलिसी पैरालिसिस से लड़ा गया। 2019 में एक विश्वास था, एक राष्ट्रवाद का मुद्दा आया, अगर बालाकोट और उसके स्ट्राइक की बात करें, लेकिन इस चुनाव में कहीं न कहीं किसी एक केंद्रीय मुद्दे की दरकार है दोनों दलों के लिए। जी, इस पे महेंद्र जी अगले चरण में पूछेंगे। सैयद जी, कासिम भाई, ये जो है ना रायबरेली, गढ़,
अमेठी गढ़ तो टूट गया 2019 में। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है, जब कांग्रेस ने समझौते में सीट मांगी थी अखिलेश यादव से, जो 17 सीटें मिली उसमें 2 सीटें ये भी मिली, रायबरेली और अमेठी। अगर आप आंकड़े देखें तो रायबरेली में कांग्रेस का कोई एक विधायक नहीं है, अमेठी में 3 बीजेपी 2 एसपी। तो ये तो कहा गया होगा ना, भले बाहर आके ना बोले कि ये भाई परिवार की सीट है, परिवार लड़ेगा, तो उस पे समाजवादी पार्टी ने, मुलायम सिंह ने सीट छोड़ी होगी ना, मतलब अखिलेश यादव ने। मुलायम सिंह की उस बात को याद रखें कि ये गांधी परिवार की सीट रहती है, हम यहां से नहीं लड़ाते। जब विधानसभा चुनाव मध्य प्रदेश का चल रहा था, उस दौर में भी बहुत कस के नोकझोंक चल रही थी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में दिसंबर में, तब भी ये कहा कि अमेठी और रायबरेली छोड़ दीजिए, उस पर बात नहीं करेंगे। लेकिन जो ये आंकड़े रखे हैं, तो फिर ये फंसा कहाँ, क्यों? क्या राहुल गांधी नहीं तैयार हो रहे या प्रियंका गांधी नहीं तैयार हो रही? बहुत बहुत शुक्रिया पुष्कर भाई। सबसे पहले तो आप पहली बार आपके एंकरिंग में मैं शो में शामिल हुआ हूँ, उसके लिए मैं आपको शुक्रिया नहीं करता हूँ। पंकज जी हमारे सहयोगी नहीं है तभी। नहीं है, वैसे आपके शोज मैंने देखे हैं। खैर, बात हो रही थी रायबरेली और अमेठी की। देखिए, बिल्कुल स्पष्ट और सीधी लाइन और साफ सपाट बात यह है कि मुझे अमेठी से लौटा हुआ गांधी परिवार का कोई व्यक्ति नहीं दिखाई दे रहा है, बिल्कुल एकदम साफ। वजह यह है कि पिछला चुनाव हार चुके और अब की राकेश प्रताप सिंह के जाने के बाद हालत और खराब हो गई। और एक चीज और है कि बहुजन समाज पार्टी का चौहान कैंडिडेट आने के बाद नन्हे सिंह चौहान, बॉर्डर का है, नन्हे सिंह चौहान, तो मैं बिरादरी की बात कर रहा हूँ, कैंडिडेट का नाम नहीं ले रहा हूँ। तो चौहान कैंडिडेट आने के बाद वह लोनिया चौहान बिरादरी बहुत ज्यादा है, और वो जो है वो भी एक अलार्मिंग चीज है। और अमेठी को पहली बार कांग्रेस नहीं हारी है। अगर आप याद करें तो कैप्टन सतीश शर्मा भी अमेठी हार चुके हैं, और उसके अलावा वहां पर संजय सिंह जीत चुके हैं भारतीय जनता पार्टी से। तो ये नहीं है कि अमेठी पहली बार कांग्रेस हारी। हाँ, ये अलग बात है कि राहुल गांधी इस चुनाव को हारे थे। तो अमेठी की कहानी ये है। मुझे अमेठी में लड़ता हुआ गांधी परिवार नहीं दिखाई देता। हाँ, रायबरेली जरूर उनकी मजबूत सीट है, बहुत मजबूत सीट है। सोनिया गांधी की लीड भी ठीक ठाक थी, अच्छी खासी लीड थी, उससे पहले भी जीतती नहीं थी, इस्तीफा देके गई, फिर जीत गई। और रायबरेली सीट जो है, शीला कौल भी रही है और फिरोज गांधी भी रहे, और तो सिर्फ रायबरेली की सीट की बात दूसरी है, और उसका समीकरण भी थोड़ा सा अलग है अमेठी से। अमेठी में जिस तरह से क्षत्रिय और क्या कहते हैं ब्राह्मण वोटों की जो एक धमक है, वो उतनी धमक जो कांग्रेस के साथ एक होती है तो होती नहीं, दो की दोनों होती थी। अब ऐसा नहीं है, बड़े बंटवारे हुए हैं, जातीय संतुलन बहुत बिगड़ा है, बहुत बना है। तो मेरी नजर में रायबरेली जरूर है, लेकिन रायबरेली क्या राहुल गांधी लड़ने जाएंगे या प्रियंका गांधी को लड़ाएंगे? जो बात आपने कही कि प्रियंका गांधी इस पक्ष में नहीं है कि सदन में 3 लोग एक ही परिवार के हो जाएं, कि राहुल चले आए वायनाड से जीत के, उसके बाद सोनिया गांधी पहले से राज्यसभा में बैठी हुई हैं, हम भी लोकसभा पहुंचे। लेकिन वहां भी मामला वही है कि मनोज पांडे का भारतीय जनता पार्टी के सहयोग पे चला जाना, और उसके बाद मनोज पांडे, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने वहां उम्मीदवार नहीं उतारा, पत्ता अपने पास खोल कर रखा हुआ है कि हम मनोज पांडे को टिकट दे सकते हैं। तो ये एक डर जो है मनोज पांडे वाला, वो भी एक बड़ा डर है। अब बड़ा दिलचस्प ये है पुष्कर भाई, यही पे होता है कि अनुपम भाई भी जब होते हैं तो बात बहुत सी याद आ जाती है, बात बनती है, फिर उसके बाद उसकी नतीजे दूसरे होने लगते हैं। चाहे राकेश पांडे हो या चाहे राकेश सिंह हो या मनोज पांडे हो, दोनों ने खुलेआम पार्टी के खिलाफ वोट किया। मनोज पांडे ने तो चीफ विप इस्तीफा दे होते दिया। हुए वोट दे दिया। ये मतलब आप सोचिए, जिसकी जिम्मेदारी वोट रोकने की थी वो वोट दे रहा है, और उसके बाद वोट ही नहीं दिया। मतलब राकेश प्रताप सिंह के बयानात जो हैं वो आप देख लीजिए कि हम तो राम के लिए हैं और राम हमारे हैं, और इस तरह के बयानात भी दे रहे हैं और समाजवादी पार्टी को घेर रहे हैं। टिल नाउ जब हम लोग बात कर रहे हैं, एक नोटिस भी समाजवादी पार्टी की तरफ से उनको नहीं, सदस्यता खत्म करने की तो बात जा रही है। इसे क्या समझा जाए? क्या यह माना जाए कि समाजवादी पार्टी साथ तो है लेकिन चाहती है कि ये परिवार जो है उसको लड़ा के यहाँ निपटा दिया जाए, पूरी राजनीति खत्म हो जाए, कांग्रेस का रास्ता उत्तर प्रदेश में बंद हो जाए, पूरी फील्ड हमारी, पूरा मैदान हमारा, चाहे इस डी से जाके गोल मारे चाहे उस डी से गोल मारे, पूरा उत्तर प्रदेश हमारा हो जाएगा। वरना इतनी बड़ी वो की विधानसभा के अंदर आपके 2-2 विधायक
और तीसरे अभय सिंह बगल में, ये तीन एक लाइन से किसी को नोटिस भी देने को तैयार नहीं हुई पार्टी, सदस्यता खत्म करने की बात जाने दीजिए। तो ये एक वजह ऐसी है जिसको लेके मतलब गांधी परिवार में सोनिया गांधी अपने आप तो आएंगे नहीं, प्रियंका गांधी या राहुल गांधी दो लोग बचते हैं। राहुल गांधी वायनाड है, अमेठी का जख्म उनके इस तरह से है कि 5 साल में वो अमेठी नहीं आए। इतना उनको दर्द है इस बात का कि वहां के लोगों ने हरा के भेज दिया। हालांकि वहां के लोग अगर आप बात कीजिए तो ये कहते हुए मिलते हैं हमसे गलती हो गई, राहुल गांधी हमारे अपने थे, हमको नहीं हराना, इस तरह की एक भाषा इस्तेमाल होती है। लेकिन कितने लोगों की? भाई हम लोग तो जर्नलिस्ट है ना, हम तो जब जाते हैं चुनाव में और चुनाव में जब पब्लिक ओपिनियन करते हैं तो जो हमारी मानसिकता जो होती है ना, हम उस तरह के लोगों को पकड़ते हैं, उससे कहलवाते हैं मोदी जी बहुत अच्छे वाले मिल गए तो 10 लोग यहाँ मोदी जी वाले होंगे, इनसे बात कर ली जाए। किसी ने कहा राहुल गांधी वाली बात करो तो उस वाली भीड़ में चले गए, यार राहुल गांधी की बात मिलेगी। बिल्कुल। क्योंकि हमको तो अपने व्यूज चाहिए, अपने नंबर बढ़ाने, सीधी सी बात है, इसको कोई स्वीकार करे ना करे, लेकिन पब्लिक ओपिनियन की कहानी बिल्कुल यही होती है जो मैं आपसे कह रहा हूँ। तो मैं बीइंग ए पॉलिटिकल एनालिसिस्ट और उत्तर प्रदेश को इतनी दिन से देखने के बाद मुझे नहीं लगता है कि सियासी तौर पे इतनी हिम्मत रायबरेली में मनोज पांडे के जाने के बाद और अमेठी में राकेश प्रताप सिंह के जाने के बाद और जो आपके प्रजापति का परिवार है इनका, सॉरी हाँ, गायत्री प्रजापति की उन्होंने भी वोट वो भी संदिग्ध है। तो अब प्रजापति भी गया, उसके बाद राकेश प्रताप सिंह पहले चले गए, उसके बाद अमेठी रायबरेली से यादव कैंडिडेट बसपा पहले दे चुकी है। तो बड़ी चीजें उसमें है, बड़ा घालमेल है। मुझे लगता है कि जितना सस्पेंस दिखाई दे रहा है ये सस्पेंस नहीं है। गिरीश, आखिरी बात कर दूं, ये सस्पेंस नहीं है, बल्कि कांग्रेस गांधी परिवार के अलावा कौन, इसको लेके मंथन चल रहा है कि किसको लड़ाया जाए। बात हो रही थी भाई खड़गे साहब की, मुझे नहीं लगता है कि कर्नाटक से आगे खड़गे उत्तर प्रदेश में कोई असर कर देंगे। राहुल कम वोट से आ रहे थे, खड़गे ज्यादा वोट से हार के चले जाएंगे। मैं ये अगले चरण में पूछते हैं कि खड़गे ने उस खबर को गिराया भी, क्योंकि एक मैसेज गया कि जो रायबरेली सीट है वो कांग्रेस अध्यक्ष के पास ज्यादातर रही है तो इसके परिवार की ना माना जाए। और ये मगर रायबरेली से ही अरुण नेहरू भी कांग्रेस से जीत के पहुंचे, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं थे, तो वो बैठेगा नहीं कि रायबरेली में खड़गे साहब लड़े। वो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं थी। हाँ, शीला कौल 2 बार रही है, शीला कौल के बेटी का नाम दीपा कौल का भी नाम चला। गिरीश जी, अगर विधानसभा के में वोट परसेंटेज देखें कांग्रेस के तो 2.31, ठीक, और अगर यहां 2 सीटें ये लड़ने गए तो कांग्रेस का कुछ वजूद दिखेगा कि कांग्रेस लड़ती हुई लोग बात करेंगे, कम से कम उत्तर प्रदेश में। और ये वो दौर है जिस दौर में 2024 में राम मंदिर बनके खड़ा है, धारा 300 आर्टिकल 370 को कश्मीर से रिमूव करवाया जा चुका है, और 80 सीटों वाले प्रदेश में कांग्रेस जिसको अपना गढ़ कहती थी रायबरेली और अमेठी से लड़ेगी नहीं। तो मुझे नहीं लगता कि ये आगे चुनाव में कैसे अपने आप को स्थापित या नए लड़ने जाएगी। क्या अब यूपी से कांग्रेस का पलायन होता हुआ दिखाई देगा? क्योंकि 17 सीटों पे अभी लड़ रहे हैं, धीरे धीरे नंबर कम होते जा रहे हैं। तो ये 27 में क्या करेंगे, लेकिन 24 में ही ये 17 सीटों पे क्या कह के वोट मांगेंगे? मेरी इत्तला ये है कि अंदरूनी तौर पर सारी तैयारी है और सिपह सालार अमेठी और रायबरेली पहुंचे हुए हैं, वो सारी तैयारियां कर रहे हैं। लेकिन ये केवल रणनीतिक मामला है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी घोषित नहीं किए हैं। तो मात और शहर का खेल चल रहा है कि कौन पहले घोषित करे। सोनिया गांधी जी ने जो राज्यसभा में जाने के बाद रायबरेली के लिए जो अपील की थी और कहा था कि परिवार का आपने ख्याल रखा है, आगे भी रखेंगे, तो उससे स्पष्ट हो गया था कि परिवार का कोई आदमी रायबरेली में जरूर लड़ेगा। लेकिन कई तरह की दुविधाएं, अभी वरुण गांधी खाली है, कहीं बीजेपी उनको सामने उतार दे प्रियंका या राहुल के, ये डर भी सता रहा है। तो एक तरह से गलत संदेश चला जाएगा। और भी कई दुविधाएं हैं जिनसे वो, एक दुविधा ये भी है कि वायनाड से अगर जीत गए, कह नहीं सकता मैं जीतेंगे या नहीं जीतेंगे, अगर जीत गए
तो वहां उन्होंने वायदा किया है कि वायनाड मैं नहीं छोड़ूंगा। तो वायदा वे 55,000 से पिछले बार हारे हैं, कोई बहुत बड़ी हार नहीं थी। और वो वक्त अलग था भारतीय जनता पार्टी का 2019 में। अभी जो आपने कहा कि राम मंदिर की और 370 की जो बात है, राम मंदिर की बात जनवरी में थी, फरवरी में थी, मार्च और अप्रैल में जनता के बीच राम मंदिर मुद्दा ही नहीं है। मुद्दा है बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार व कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश की आधे